18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियाँ बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए सम्राट के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सम्राट के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों को शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अफसर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इसे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों और उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती रही। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारी और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक पाने में असमर्थ थे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगाया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट। सम्राट पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने इसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के थे। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसिया और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई।
और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बट गए, बिखर गए। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परिव्यापी समूहों में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। जैसे वे राज्यों पर मुगल प्रांत थे, इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। उन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्य का उद्भव हुआ, उनमें से 3 प्रमुख राज्य थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शाह आदम खां अवध, मुर्शीद कुली खां बंगाल और आसफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों ने उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खां दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शाह आदम खां की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के दरबार के अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य इन दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाए थे और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसाबदार नियुक्त किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई